हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम कक्षा 7वीं की अध्याय नंबर 2 यानी कि जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ अच्छी सी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक का कुछ लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने नोट्स की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट्स में बुक में क्या लिखा गया है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। भोजन ग्रहण करने का तरीका, अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उसका उपयोग शामिल है। ठीक है, तो अब हम अपने नोट्स को पढ़ते हैं कि हमारे नोट्स में क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, अध्याय नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले बात होता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण, ये आखिर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है कि सभी जानवर यानी कि एनिमल्स को एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने, विकास, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत। क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत का मतलब क्या होगा बच्चों कि जैसे आपका कोई पार्ट कट गया, हाथ कट गया, तो उसके मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और शरीर के कामकाज के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। आप अगर खाना नहीं खाओगे तो आपका काम करने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो हम अपने दिनचर्या में करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे ऊर्जा बनता है और ऊर्जा की वजह से ही हम सभी अपने कार्य को कर सकते हैं। तो किसी जंतु द्वारा भोजन लेने और शरीर में उसके उपयोग की प्रक्रिया को पशु पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इंग्लिश में कि द प्रोसेस यानी प्रक्रिया ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइज्ड अर्थात बच्चों उपयोग इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पोषण किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि किसी जंतु द्वारा भोजन लेने और शरीर में उसके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पशु पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू एनिमल रिक्वायर एनर्जी, यानी कि रिक्वायर यानी होता है बच्चों आवश्यकता और एनर्जी यानी होता है ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जानवरों को ऊर्जा की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में दिया गया है कि सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, भोजन से प्राप्त होता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके, उसी ऊर्जा को यूटिलाइज करके हम लोग अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हैं, अपने शरीर के विकास को पूर्ण करते हैं, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं तथा शरीर के कामकाज के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि वाई डू एनिमल रिक्वायर एनर्जी, तो आप ये उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि डू वी रिक्वायर एनर्जी ड्यूरिंग स्लीप। पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको सोने के दौरान, जब आप सोते हो तो क्या उस समय आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी सजीव चाहे वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम फिर कुछ अपने बुक में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में क्या लिखा गया है कि आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं एवं आदतें अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये अपने पिछले अध्याय में ही जाना है कि हर एक जीव अपना अपना भोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है। जैसे कि हम मानव हो गए, हम लोग हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स यानी बच्चों विषमपोषी होते हैं। पेड़ पौधे हो गए, वो लोग स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है और लिखा गया कि साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। स्वपोषी यानी बच्चों, स्वपोषी यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और मैंने उदाहरणार्थ
पिछले अध्याय में भी बताया था कि स्वपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। और स्वपोषी जैसे कि पेड़ पौधे, और विषमपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन तथा आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी यानी कि हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है, अपने अपने पोषण के लिए अलग अलग प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों की भी विविधता नजर आती है, ठीक है। हर किसी में भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है, उनमें अंगों की बनावट भी अलग अलग होती है। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में भोजन करने का तरीका अलग है, ठीक है। हम लोगों के हाथ पैर अलग दिखते हैं उनसे, और जानवर लोग, उन लोगों में भोजन करने की तरीका जो है वो अलग है। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया कि भोजन ग्रहण करने वाले अंगों की भी विविधता नजर आती है, ठीक है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मयूर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, ये जो चित्र दिखाया गया है ये हमिंग बर्ड का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। या फुसफुस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने और उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े चूस कर सकती है, ठीक है। और शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप अपने मुंह से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार हर एक जीव अपने अपने भोजन के तरीकों को अलग अलग तरह से ग्रहण करता है, और उसमें जो पोषण होता है वो पोषण भी अलग अलग तरीकों से प्राप्त होता है। अब हम अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैं कि हमारे नोट्स में क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, हमारे नोट्स में क्या क्या लिखा गया है कि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन यानी कि फूड की आवश्यकता होती है। सही सी बात है बच्चों कि अगर जब तक हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनता है, और शरीर में अगर ऊर्जा नहीं बनेगा तो कोई भी जीव जंतु अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपने क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत नहीं कर पाएगा, अपने शरीर के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, अपने शरीर से कामकाज नहीं ले पाएगा। इसलिए सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट होता है जिससे जीवों को पोषण मिलता है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन जो हमें पोषक तत्वों से प्राप्त हो रहा है तो उसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए पॉइंट में क्या लिखा गया है कि भोजन में उपयोग पोषक तत्व न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज अर्थात मैंने बताया था बच्चों की उपयोग होता है, ठीक है। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज उपयोग करके ऊर्जा यानी कि एनर्जी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आप जो भी भोजन करते हो, आपके शरीर में कितना ऊर्जा बन रहा है वो आपके भोजन की मात्रा पर ही निर्भर करता है। आप कुछ खराब खाना खाते हो, मार्केट का खाना खाते हो, तो उससे आपको कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर का बना शुद्ध खाना खाते हो तो उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो आपको किस भोजन से कितना एनर्जी प्राप्त हो रहा है ये आपके अच्छे भोजन और शुद्ध भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज उपयोग करके ऊर्जा यानी कि एनर्जी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसी एनर्जी की सहायता से हम अपने दिन भर के दिनचर्या के कार्यों को करते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे शरीर में हमेशा सुस्ती बनी रहेगी। तो हम आगे पढ़ते हैं, और इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं, ठीक है। आपने भोजन लिया, भोजन में क्या थे, आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों कि भोजन को ग्रहण किया। तो भोजन में क्या मिले हमें, भोजन से हमें पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हुए, और न्यूट्रिएंट से हमारे शरीर में क्या हुआ बच्चों, पोषण हुआ, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पोषक तत्वों का उपयोग करके शरीर में ऊर्जा का निर्माण हुआ, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम सभी जीव अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं, ठीक है। आप खेल रहे हो, आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप पढ़ रहे हो,
हर एक चीज़ में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं अभी बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इस चीज़ में भी मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है? ये ऊर्जा हमें अच्छे भोजन की मात्रा से प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रिशन का एक अच्छा सा क्या डिफिनीशन दिया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है। तो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है। तो इसके आगे क्या लिखा गया, ऑफ ईटिंग फूड ऑफ यूटिलाइज्ड यानी मैंने बताया था आपको कि उपयोग होता है, ठीक है, ऑफ यूटिलाइज इट फॉर द प्रॉपर यूटिलाइज इट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा गया है कि पोषण भोजन खाने और शरीर के समुचित कार्य के लिए उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है, ठीक है। हम भोजन को खा रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स से हमें भोजन, उसके जो हमारे भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और इसी ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, अपने पोषण को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि पोषक तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था अभी कि पोषक तत्व और पोषण दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो देखिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन में क्या बच्चों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। मिनरल्स यानी कि बच्चों खनिज देखिए, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट इत्यादि, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे क्या पोषण और पोषक तत्व दोनों एक है, क्या न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों एक है, तो आप बताओगे कि नहीं। पोषक तत्व वो होते हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन में आप इन सभी विटामिन के नाम लिख सकते हैं, खनिज। और पोषण किसे कहते हैं बच्चों, पोषण भोजन खाने और शरीर के समुचित कार्य के लिए उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और उसी न्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिन भी आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ विटामिन का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन नहीं है, यानी आपको वो बताना है जो कि विटामिन नहीं है। तो विटामिन ए, ये तो विटामिन है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। विटामिन बी, ये भी विटामिन है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। सल्फर और विटामिन के, तो बच्चों इसका आंसर होगा सल्फर, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी ये तीनों ही विटामिन है, लेकिन सल्फर कोई विटामिन नहीं है, ये खनिज में आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, लेकिन जानवर यानी कि एनिमल्स में बच्चों हम भी आ गए, ठीक है। तो एनिमल्स अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, या तो सीधे पौधे को काटकर खाकर, या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य प्राणियों को खाकर जो पौधे को खाते हैं और उन्हें शाकाहारी कहते हैं। कुछ जानवर पौधे और जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, सर्वाहारी कहेंगे। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आपको पिछले अध्याय में ही पढ़ा दिया गया होगा। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ याद होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि शाकाहारी वो होते हैं जो केवल अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या फिर उनसे प्राप्त होने वाले फल फूलों पे ही निर्भर करते हैं, और मांसाहारी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जंतु को खाकर अपने भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी वो होते हैं बच्चों जो कि जंतुओं और भोजन दोनों को, जंतुओं और पेड़ से प्राप्त होने वाले कुछ भोजन दोनों को ही खाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं,
ठीक है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये चारों टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो चलिए लिखा क्या गया है यहाँ पे कि पोषण में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में उसका उपयोग शामिल है, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है बच्चों कि भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिसका शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो भोजन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, देखिए भोजन में क्या है, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी क्या है, जटिल पदार्थ है यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इसे क्या होता है, इसे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सरल पदार्थों यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है और तब शरीर द्वारा इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है अपने कार्यों के लिए। आगे देखिए बच्चों की क्या लिखा गया है कि भोजन के जटिल घटकों यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सरल पदार्थों यानी कि सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन यानी कि डाइजेशन कहते हैं। तो देखिए बुक में डाइजेशन के बारे में क्या लिखा गया है, अभी मैं आपको बुक में पढ़ाऊँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में इतना बड़ा डिफिनीशन डाइजेशन का दिया गया है, लेकिन आपको इतना बड़ा डिफिनीशन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स से सरल सा सिंपल सा भाषा में याद कर सकते हैं। देखिए बुक में क्या लिखा गया है कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थ का संश्लेषण करता है, इसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं जबकि कुछ अपशिष्ट उपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, पाचन कहते हैं। तो पाचन को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको याद करना है तो आप अपने नोट्स से याद कर सकते हो आसानी से, क्योंकि नोट्स में आपको सिंपल भाषा में दिया गया है। देखिए आपको नोट्स में क्या दिया गया है कि भोजन के जटिल घटकों यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सरल पदार्थों यानी कि सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन को पचाने की 2 विधियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है तो उसे पचाने की 2 विधियां यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो पाचन किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे मालूम चल गया। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भोजन को पचाने की 2 विधियां कौन कौन सी है। तो भोजन की पचाने की पहली विधि है भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड, ठीक है, और दूसरी विधि है रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिसमें भोजन को मुंह से चबाना यानी कि चॉविंग और पीसना यानी कि ग्राइंडिंग शामिल है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विधि कहते हैं, ठीक है। और देखिए रासायनिक विधि किसे कहते हैं बच्चों, तो शरीर द्वारा स्वयं भोजन में पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस मिलना क्या कहलाता है, रासायनिक विधि। अभी मैं आपको इस भौतिक विधि और रासायनिक विधि के बारे में आगे थोड़ा और पढ़ाऊंगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन तब तक के लिए आपको समझना है कि भोजन को किसी भी जीव में भोजन को पचाने की 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से बच्चों, तो एक है भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड और दूसरा है रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड। भौतिक विधि जो सामान्य आप करते हो, ठीक है, जैसे कि भोजन को अपने मुंह में आप ग्रहण करते हो और उसके बाद क्या ऐसे ही निकल जाते हो, नहीं ना। आप भोजन को सबसे पहले अपने दांतों द्वारा अच्छे से चबाते हो, उसे अपने मुख में ही पीसते हो और तब जाके उसे ग्रहण करते हो। और एक बार यही पीसा हुआ भोजन दोबारा हमारे पेट के अंदर जाके दोबारा से ग्राइंड होता है, किसके द्वारा बच्चों, तो डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रसों के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बुक में से थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, उसके बाद अपने नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारे बुक में क्या लिखा गया है कि मानव में पाचन, ठीक है, अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करते हैं।
सही सी बात है। अगर मनुष्य को अपना कार्य करना है, ठीक है, अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना है, अपने शरीर को पोषण देना है, तो भोजन तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है कि मनुष्य में भोजन अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। बच्चों, ये जितने भी भारी भारी वर्ड हैं, ये सब को आपको नोट्स में तोड़ तोड़ के एकदम आसानी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है बच्चों कि मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद सतत लंबी नलिकाओं से गुजरता है, जो मुख्य गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं बच्चों। और इस लंबी नली के भी विभिन्न भाग हैं, तो इन सभी भागों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने नोट्स से पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स में इसे और आसानी से और अच्छे तरीके से लिखा गया है। बुक में क्या है बच्चों, भारी भारी वर्ड आपको दिए गए हैं, लेकिन नोट्स में आपको इन सभी वर्डों को तोड़ तोड़ कर एकदम आसानी से बताया गया है कि किसे क्या कहते हैं, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। चलिए हम अपने नोट्स से पढ़ते हैं बच्चों। अब तो देखिए हमारे नोट्स में क्या लिखा गया है कि मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सही सी बात है बच्चों। आप भोजन को सबसे पहले क्या अपने पेट में डायरेक्ट डाल लेते हो? नहीं, अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हो और उसे फिजिकल मेथड द्वारा आपने मान लो रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी को आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले अपने मुख में डालते हो, उसे फिजिकल मेथड द्वारा क्या करते हो बच्चों, ग्राइंड करते हो, ठीक है, उसे चबाते हो, चॉविंग करते हो, और उसके बाद उसे निगलते हो। तो निगलते टाइम आपको एहसास होता होगा कि कुछ जा रहा है अंदर से, तो उस वहाँ पे क्या होता है, एक सतत लंबी नलिका होती है, और उसी नलिका से हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ एलिमेंट्री कैनल किसे कहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एलिमेंट्री कैनल किसे कहते हैं, मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों के क्या लिखा गया है, यह मनुष्य के मुख से गुदा तक चलने वाली नलिका या कैनल है, ठीक है, कैनल या फिर नलिका आप दोनों बोल सकते हो, जहां भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि कहाँ पे भोजन का पाचन होता है, कहाँ पे भोजन में से जो जल होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है। इन सभी अंगों के बारे में हम सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है नोट्स में कि आहार नली को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारे क्या दिया गया है बच्चों कि मुख गुहिका यानी कि माउथ कैविटी, या फिर आप इसे बकल कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 नंबर में क्या दिया गया है कि ग्रसिका या ग्रास नली, जिसे आप फूड पाइप और ईसोफेगस दोनों ही बोल सकते हैं। बच्चों, आपको हिंदी तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, लेकिन आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या अभी तक 2 भाग पढ़े हैं, अभी तक हमने आहार नाल के दो भागों को पढ़ा है, और इन भागों को आपको याद भी रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का पूरा भाग, ठीक है, और एक होता है आहार नाल। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं और पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो आपको याद कर लेना है कि आहार नाल में क्या क्या है, मुखगोहिका यानी कि माउथ कैविटी, 2 नंबर में है ग्रसिका यानी कि ग्रास नली। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 नंबर में बताया गया है कि अमाशय यानी कि स्टमक, और 4 नंबर पे क्या आता है हमारे आहार नाल का भाग छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और 5 नंबर पे क्या आता है बच्चों बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और 6 नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों मलाशय यानी कि रेक्टम, और 7 नंबर पे आ रहा है गुदा या मलद्वार। अब इन सभी अंगों के बारे में हम
पूरे विस्तार से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है, किस अंग का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में भोजन के पाचन के दौरान। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, आहार नल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें और क्या लिखा गया है। तो आहार नल का प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग फूड पाइप यानी कि भोजन नली में होता है तथा अंत यानी कि एंड एनस यानी कि गुद्दा में होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फूड पाइप क्या है और एनस क्या है। अब रुकिए, मैं बुक में दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक में अच्छा सा एक डायग्राम दिया गया है जिसके द्वारा आपको समझाया गया है कि आपके आहार नल का भाग और पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया बच्चों कि आहार नल का प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है बच्चों, मुख गुहिका यानी कि बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी से होती है और एनस यानी कि एनस तक चलता रहता है और एनस तक जाकर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मुख गुहिका और इसे हम बताएंगे मलद्वार या फिर एनस बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि नोट्स में क्या क्या दिया गया है। देखिए आगे क्या लिखा गया है कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य भोजन फूड को अपने मुख में ग्रहण करता है, भोजन को अपने मुख में ग्रहण करता है और भोजन को पीसता है यानी कि ग्राइंडिंग करता है भौतिक विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये भौतिक विधि हमने ये पढ़ा था पहले भी कि भौतिक विधि किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपने रोटी खाई, ठीक है, तो उसे अपने मुख द्वारा आप ग्रहण करते हो, उसे आप मुख द्वारा ग्रहण करते हो और उसे क्या अपने दांतों से पीसते हो यानी कि ग्राइंड करते हो। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड। ये देखिए बच्चों, आपको और अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया है कि भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड किसे कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है कि और फिर एक बार यही भोजन दोबारा से पिसता यानी कि ग्राइंड होता है। इस बार इसे डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रसों के द्वारा ग्राइंड किया जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक विधि। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि ये भौतिक विधि किसे कहते हैं और रासायनिक विधि किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि में अंतर बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भौतिक विधि वो जब हम अपने भोजन को अपने मुख में ग्रहण करते हैं और अपने दांतों के द्वारा पीसते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं और तब उसे निगलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, भौतिक विधि। और एक बार यही ग्राइंड किया गया भोजन, यही पीसा गया भोजन एक बार दोबारा हमारे पेट में जाके डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रसों के द्वारा दोबारा से ग्राइंड होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं और कौन से भाग में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आहार नाल के बारे में मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है बच्चों, बकल कैविटी, माउथ कैविटी। मैंने आपको 7 चीज़ें बताई, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर 7 चीज़ें बताई हैं बच्चों कि आहार नल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो अब हम उसी के बारे में एकदम आसानी से पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से भाग में क्या कार्य होता है, कौन से भाग में कितना भोजन पचता है और कौन सा कार्य होता है। तो सबसे पहले बच्चों बकल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे मुख गुहिका। तो देखिए भोजन में ग्रहण किए गए, देखिए मुख गुहिका में ग्रहण किए गए भोजन को ग्राइंड यानी कि पीसा गया भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा। और ये भोजन मुख गुहिका से 2 नंबर में क्या आता है बच्चों, फूड पाइप। मुख गुहिका से ये पीसा हुआ भोजन जिसे हमने अपने भौतिक विधि यानी कि अपने दांतों द्वारा चबाया है, इसे पीसा है। ठीक है, ये भोजन क्या हो रहा है बच्चों कि फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, ग्रसिका या फिर ग्रस नली में भेज दिया जाता है। ठीक है, ग्रसिका से ये भोजन स्टमक यानी कि अमाशय में भेज दिया जाता है और अमाशय से हम ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में भेज दिया जाता है। ये भोजन एक बार फिर दोबारा से ग्राइंड यानी कि पिसता है। इस बार इसे दांतों से नहीं, ठीक है बच्चों, इस बार इसे दांतों से नहीं बल्कि डाइजेस्टिव जूस के द्वारा पीसा जाता है। डाइजेस्टिव जूस और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा पीसा जाता है बाय अ केमिकल मेथड यानी कि केमिकल मेथड रासायनिक विधि के द्वारा। छोटी आंत से ये भोजन बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां पर इस भोजन का अवशोषण होता है और अंत में एनस के द्वारा ये भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को बच्चों आप महसूस कर सकते हो क्योंकि ये
हमारे डेली लाइफ का कार्य है, ठीक है। इन सभी चीज़, ये बायोलॉजी है बच्चों, और बायोलॉजी को आप अपने शरीर के ऊपर ही महसूस कर सकते हो, ठीक है, किस प्रकार आपने भोजन को ग्रहण किया। हालांकि हमें जो केमिकल मेथड हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अब हमें उसके बारे में जो जानकारी है, जो है जानकारी, उसे तो प्राप्त कर लिया है ना हमने, तो अब हम इन सभी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार हमने बकल कैविटी में अपने भोजन को ग्रहण किया, उसे पीसा फिजिकल मेथड के द्वारा, फिर बकल कैविटी से भोजन जाता है माउथ, फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, इसोफेगस से जाता है बच्चों स्टमक, स्टमक यानी कि अमाशय, अमाशय से जाता है भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, छोटी आंत से वही भोजन कहाँ पे भेज दिया जाता है बच्चों, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से एनस द्वारा ये भोजन दोबारा से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों, अब आगे क्या दिया गया है। अब हमने पीछे क्या पढ़ा, आहार नाल यानी कि जो एलिमेंट्री कैनल है, तो उसमें किस प्रकार से भोजन कहाँ कहाँ पे जाता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और आहार नाल के आहार नाल के अंगों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे पहले नोट दिया गया है आपको, नोट यानी कि निर्देश को याद ही कर लेना है, ठीक है। तो नोट में क्या दिया गया है आपको कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत में केवल क्या होता है बच्चों, केवल पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे स्कूल में, ट्यूशन में, ठीक है, तो क्या बताओगे आप कि भोजन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों, केवल उस पचे हुए भोजन से जो जल की मात्रा है उसे अवशोषित कर ली जाती है। तो आप इस छोटे से बात को याद रखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि एलिमेंट्री कैनल के 7 भाग होते हैं, उन 7 भागों के बारे में भी पढ़ा हमने कि किस प्रकार भोजन कहाँ कहाँ पे जाता है हमारे ग्रहण करने के दौरान, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों कोई पूछे आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं, तो आपको 7 भाग ही बताने हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सारा भाग, जितना भी भाग है वो सब उपस्थित होगा। तो बकल कैविटी, ये देखिए, ये आप बताइए कि क्या ये एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल का भाग था बच्चों, तो हाँ ये आहार नाल का भाग था। फूड पाइप, ये भी आहार नाल का भाग था। स्टमक यानी कि अमाशय, ये भी आहार नाल का भाग है, लेकिन लीवर, यकृत और गॉल ब्लैडर क्या है बच्चों, आहार नाल का भाग नहीं है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का भाग है। 4 नंबर में देखिए बच्चों, पैंक्रियास, पैंक्रियास यानी कि अग्न्याशय। क्या आपने आहार नाल में कहीं पैंक्रियास के बारे में पढ़ा? नहीं, यानी कि ये भी क्या है बच्चों, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग में आके शामिल हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसे हमने पढ़ा आहार नाल में। बड़ी आंत, इसे भी हमने आहार नाल में पढ़ा। और गुदा, ये इसे भी हमने आहार नाल में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे भाग याद कर लेने हैं, और आहार नाल में भी सारे भाग याद कर लेने हैं। तो कुछ आपको निर्देश दिया गया है, तो इसे हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे कि लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। लीवर, लीवर नाम तो सबको ही जानता है, लेकिन लीवर को हिंदी में बच्चों यकृत कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा गया है कि लीवर, यकृत तथा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास ये आहार नाल के भाग नहीं है, लेकिन ये पाचन तंत्र के भाग है, ठीक है बच्चों। हमने अभी अभी पढ़ा कि पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए लीवर भी शामिल है, लीवर, यकृत भी शामिल है, गॉल ब्लैडर भी शामिल है, और उसके बाद पैंक्रियास भी शामिल है। ये तीनों अंग जो होते हैं बच्चों, ये एलिमेंट्री कैनल के भाग नहीं होते हैं, लेकिन पाचन तंत्र में इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं और आहार नाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अब हम फिर से पढ़ते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है कि डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मानव में पाचन, ठीक है। अब हम पाचन की प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मुख्य पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस का स्राव करती हैं, वह यहाँ पे दिया गया है कि सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ, लीवर यानी कि यकृत, और यकृत के बाद है बच्चों पैंक्रियास यानी कि अग्न्याशय। यहाँ पे देखिए मैंने 3 बार के कुछ चीज़ लिखा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि। तो पूछा जाए कि
सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताओगे बच्चों? लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया गया है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे अंगों के साथ साथ कुछ पाचक रस भी होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे नोट्स में आपको क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों, नोट्स में आपको एक सुंदर सा डायग्राम दिया गया है। आपको भी ये डायग्राम जरूर से बना लेना है। और सबसे पहली बात, आप इधर से उधर से कहीं से भी तीर मार के डायग्राम को गलत तरीके से नेमिंग नहीं करोगे। आपको एकदम सीक्वेंस में नेमिंग करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? पूरे सीक्वेंस में नेमिंग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया है पाचन तंत्र का। तो देखिए यहाँ पे देखिए, भोजन को हम लोग कहाँ पे ग्रहण करते हैं बच्चों? मुख गुहा द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं, यानी कि ग्राइंड करते हैं बाय फिजिकल मेथड, यानी कि भौतिक विधि के द्वारा। अब इस ग्राइंडिंग के दौरान इसमें कुछ लाल ग्रंथियां शामिल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमारा जीभ है। जीभ के बाद है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका। ग्रसिका से ये भोजन कहाँ पे जा रहा है बच्चों? स्टमक यानी कि अमाशय में। अमाशय से ये भोजन कहाँ जा रहा है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत से ये भोजन कहाँ जाता है बच्चों? बड़ी आंत में। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स। उसके बाद में अपेंडिक्स, उसके बाद में रेक्टम। आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको नेमिंग करनी है, क्योंकि आप जितने ही अच्छे तरीके से डायग्राम में नेमिंग करते हो उतना ही अच्छा आपको मार्क्स एग्जाम में भी मिलता है। ठीक है, और इधर मैंने वो अंगों का भाग लिखा है जो कि देखिए, इधर मैंने लिखा है जो भाग एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल में शामिल है, और इधर मैंने उन सभी अंगों को लिखा है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में भी शामिल है। तो लीवर ये हमारे एलिमेंट्री कैनल में शामिल नहीं था बच्चों। गॉल ब्लैडर ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनल में शामिल नहीं था। अग्न्याशय ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनल में शामिल नहीं था। लेकिन ये सारे क्या है बच्चों? हमारे पाचन तंत्र यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल है। ठीक है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कैसे होता है? आहार नाल प्लस और अन्य सहायक अंगों से मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण होता है। आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है बच्चों। आपको अच्छा से आए, खराब से, आपको जैसे भी आए, लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है टॉपिक बच्चों कि मानव शरीर में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मनुष्य में भोजन के उपयोग में शामिल विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, भोजन को शरीर में पचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, भोजन को हमने ग्रहण किया और इसे शरीर में पचाया, इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? अंतर्ग्रहण कहा जा रहा है। वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया प्रोसेस जिसके द्वारा बड़े अघुलनशील पदार्थ से युक्त भोजन को छोटे जल अघुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पाचन कहलाती है। पाचन किसे कहते हैं? यह हमने पीछे भी पढ़ा है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़कर उसका उपयोग, शरीर द्वारा उसका उपयोग करना क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। और यहाँ पे भी पाचन का एक अच्छा सा डिफिनीशन आपको दिया गया है कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है बच्चों। तो आगे लिखा गया है कि भोजन को पचाने की 2 विधियां हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि के बारे में विस्तार से अध्ययन हम लोग पीछे के नोट्स में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपको भौतिक विधि और रासायनिक विधि के बारे में बताया गया है कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भोजन को पचाने की 2 विधियां हैं। आप जानते हो कि वो 2 विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया है भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड, जिसमें मुंह में भोजन को चबाना और पीसना यानी कि चॉपिंग और ग्राइंडिंग शामिल होता है। ठीक है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? उसे ऐसे निगल तो नहीं ना जाते हो, आप सबसे पहले उसे आराम से चबाते हो अपने दांतों के द्वारा, और उसके बाद उसे अपने
मुख में ग्रहण करते हो, ठीक है। और आगे आगे देखिए क्या लिखा गया है, और रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड, इसमें क्या लिखा गया है बच्चों कि शरीर द्वारा स्वयं ही भोजन का पाचन हो जाना है पाचक रसों के द्वारा, ठीक है। तो भोजन का ग्राइंडिंग बच्चों 2 बार होता है, एक बार फिजिकल मेथड के द्वारा ग्राइंडिंग होता है और एक बार केमिकल मेथड के द्वारा ग्राइंडिंग होता है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों से रक्त प्रवाह में गुजरता है उसे अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपको हर एक मीनिंग का इंग्लिश बच्चों पता होना चाहिए। अगर आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको हर एक वर्ड, हर एक शब्द का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। जितना भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है उन सभी का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे नोट्स में क्या दिया गया है। अब देखिए बच्चों की क्या लिखा गया है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी बच्चों क्या होता है, एसिमिलेशन। इसका इंग्लिश में मैंने वर्ड लिखा है, क्या बोलते हैं इसे, एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है बच्चों, स्वांगीकरण कहलाता है। निष्क्रमण किसे कहते हैं बच्चों, निष्क्रमण यानी कि अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है, ठीक है। तो स्वांगीकरण और निष्क्रमण आपको याद हो गया होगा कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं और निष्कासन किसे कहते हैं। तो बच्चों एसिमिलेशन और इजेशन आप अच्छे से जान चुके होंगे कि स्वांगीकरण और निष्क्रमण किसे कहते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन बड़े अघुलनशील पदार्थ हैं जो हमारे शरीर या आंत से होकर नहीं गुजर सकते और उसे उसी रूप में अवशोषित हो जाते हैं। इसलिए ये पदार्थ छोटे पानी के घुलनशील पदार्थों में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया पाचन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नामक सरल शर्करा में टूट जाते हैं जबकि वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और प्रोटीन पाचन के दौरान अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो हमें दिखता नहीं है, वो सारी घटनाएं बताई गई हैं यहाँ पे कि कैसे वो चलती रहती है। अब आगे देखिए आगे का मुख्य बिंदु क्या है बच्चों कि ये सरल यौगिक छोटी आंत की दीवारों द्वारा आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। वह तंत्र जिसमें पाचन तंत्र के साथ साथ ग्रंथियां भी शामिल होता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है कि आगे देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब आइए आने की पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के आइए जाने कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में भोजन के साथ क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन अभी भी भोजन को ग्रहण करने के दौरान, पाचन के दौरान बहुत सी प्रक्रियाएं चलती हैं जिसे हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियां भी होती है जिससे लार निकलती है, ठीक है। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़े में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है जिनके अनुसार उनका नाम भी अलग अलग होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बच्चों। अब आपको हम दांतों का भी प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले कि हमारे जीवन काल में दांत के 2 सेट विकसित होते हैं, ठीक है। आपने महसूस किया होगा कि आप जब छोटे थे, आपके 8 साल की आयु में आपके कुछ दांत झड़ गए होंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से वो नए दांत विकसित भी हो गए होंगे। तो हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के कितने 2 सेट विकसित होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन वृद्धा अवस्था में कुछ दांत भी टूट जाते हैं जो कि दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में दांतों के केवल 2 सेट ही विकसित होते हैं। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध का दांत यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। पुनः इसके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं, वे जीवन भर रहते हैं, ठीक है। लेकिन वृद्धावस्था में भी कुछ दांत गिर जाते हैं जो कि दोबारा नहीं आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि दांतों के आकार और कार्य के अनुसार उन्हें किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो देखिए दांतों को 4 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों की, कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक,
ठीक है। इंसीजर, कैनाइनर, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों प्रकार आपको याद करने हैं। तो देखिए, कृतक किसे कहते हैं बच्चों? कृतक का कार्य होता है, काटने का कार्य कृतक का होता है। रदनक यानी कि कैनाइनर क्या कहता है बच्चों? फाड़ने का कार्य कैनाइनर का होता है। अग्रचवर्णक का कार्य क्या होता है? पीसने और चबाने का कार्य क्या होता है? अग्रचवर्णक का होता है। चवर्णक यानी कि मोलर, ये क्या करता है? भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। ठीक है। तो दांतों को इनके आकार और कार्य के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है: कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। अब नोट में कुछ लिखा गया है जिसे आपको याद करना है। हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो ये होता है इनेमल, सबसे कठोरतम पदार्थ। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं तथा कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। आप कभी अपने दांतों को देखते हो तो उस पर चमक आती है, ये किस चीज़ की वजह से बच्चों? कैरोटीन प्रोटीन के वजह से। कैरोटीन प्रोटीन हमारे बालों में भी उपस्थित होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में भी चमक आती है। तो बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर 1 से 2 लेक्चर में हम लोग इस पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।